हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, रिसर्च एप्टीट्यूड का रिवीजन करेंगे बड़ी शांति से, चित्त को रिलैक्स करके। और जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में भी कुछ बातें कि भी यहाँ से रिसर्च के टाइप्स और मेथड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो इस तरह की सारी बातें आज इस रिसर्च एप्टीट्यूड के रिवीजन में करेंगे। तो शांति से बात को सुनना है, ठीक है। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम रिसर्च एप्टीट्यूड का रिवीजन करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमने 35 डेज़ के लिए, मतलब जो आज से अगर आप कोर्स लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी रहेगी 35 डेज, 35 दिन, ठीक है। 35 डेज यानी कि अबाउट टिल 15 अगस्त तक, ठीक है। जब से आप कोर्स लोगे उस कोर्स से 35 डेज तक ये वैलिडिटी रहेगी। उसका हमने एक लॉन्च किया है फर्स्ट पेपर के लिए 1470 रुपये के अंदर। इसमें ऑल यूनिट्स मिलेगी, रिकॉर्डर सेशन मिलेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कह देता हूँ फ्रेंड्स, मेरे को इसका एक प्रोसेस बताना है आपको कि कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर वो कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन पे, वो तो स्किप करके आगे रिसर्च एप्टीट्यूड सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। जो इंटरेस्टेड नहीं है स्किप करके अपना रिसर्च एप्टीट्यूड आगे देख ले, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, हमारी ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। ऐप है, एप्लीकेशन है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है। आप इंस्टॉल करोगे तो इस तरह का आपको एक फेस दिखेगा, है ना। उसमें आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर आपने खुद से ही करना है। जैसे रजिस्टर पे बटन दबाओगे तो ये आपको मोबाइल नंबर, आपका नेम या ईमेल एड्रेस, इन दोनों में से कोई चीज़ आप डाल सकते हो, ईमेल और मोबाइल नंबर में से जो मर्जी। और फिर आपको पासवर्ड अपना खुद का क्रिएट करना है और रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद ये या तो अपने आप लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो फिर लॉगिन बटन पे जाके आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस जो भी आपने फिल किया और जो यहाँ पासवर्ड बनाया वो इसमें फिल करना है लॉगिन में, ठीक है। जैसे ही आपने लॉगिन में कर लिया तो आपको कोर्स का बटन दिख जाएगा, कोर्स का, ठीक है ना। कोर्स का, उस कोर्स के, ये देखो कोर्स का बटन दिखा आपको, ठीक है। तो इस कोर्स पे क्लिक करना है। अगर कोई इस पेपर में 1470 रुपये वाले के लिए इनरोल करवाना चाहता है, जिसकी वैलिडिटी 35 डेज होगी, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें पेपर 1 कंप्लीट मिलेगा। आप जैसे ही कोर्स पे क्लिक करेंगे, ये कोर्स का बटन आपको दिख गया ना, जैसे ही कोर्स बटन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको क्या होगा, कोर्स पे क्लिक करते ही ऐसे दिख जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, देखो, UGC नेट पेपर 1 ओनली ₹1470, वैलिडिटी 35 डेज, ये लिखा हुआ है। इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज खुल जाएगा। 180 दिन का है 4500, 4500 रुपये। 90 दिन का है 2500 रुपये। और ये 35 दिन का 35 डेज का है 1470 रुपये। जो आपको ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, मान लो 1470 का आपको परचेज करना है, जो भी करना है, जैसे ही क्लिक किया तो वो आपको पेमेंट की प्रोसेसिंग कर लेता है। और पेमेंट होने के बाद नीचे ऐसे दिखेंगे फ्रेंड्स। जैसे अब कुछ स्टूडेंट्स जहाँ मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे ये यूनिट है आपकी पीपल डेवलपमेंट इन इन्वायरमेंट, तो इसके चैप्टर्स हैं नीचे, इंट्रोडक्शन, नेचुरल हजार्ड्स, ऐसे 7 चैप्टर है। तो चैप्टर पे क्लिक करते ही आपको नेक्स्ट वीडियोज आपको दिख जाएंगे और वो अटेंड कर सकते हो आप। आपको यूनिट चेंज करनी होगी। जैसे ये पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के चैप्टर्स हैं सारे, ऐसे ही इधर स्क्रॉल करके इधर यूनिट है, तो इसे स्क्रॉल करते हुए जाना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, कई बार पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ही लगता है उसको, नहीं, इधर स्क्रॉल करो, थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो इधर रिसर्च एप्टीट्यूड, ऐसे और स्क्रॉल करोगे तो यूनिट चेंज करके उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यूनिट चेंज करोगे इधर चैप्टर्स चेंज हो जाएंगे, उस यूनिट के हो जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। इधर आपको यूनिट का नाम है, स्क्रॉल करके हुए यूनिट का नाम चेंज करो, इधर स्क्रॉल करना है। जैसे ये फ़ोन है ना, तो इधर यूं स्क्रॉल करते हुए चलना है। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रिसर्च, जिस यूनिट का देखना है उसको सिलेक्ट करो और उसके फिर चैप्टर्स नीचे चेंज हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आराम से, ठीक है। और जैसे ही आपने मान लो कोई चैप्टर पे क्लिक किया इधर, तो आपको वीडियो कैसे शो होंगे, जैसे ही आपने चैप्टर पे क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। जैसे आपने पीपल डेवलपमेंट वाली यूनिट है उसका चैप्टर खोला और उस पर आप अटेंड पे क्लिक करोगे, तो अटेंड पे क्लिक करोगे तो ऐसे वीडियोज़ आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन होंगे, आप किसी भी टाइम इनको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरी फुल इन्फॉर्मेशन देनी थी फ्रेंड्स, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं।
यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएगी। रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे आपसे मेथड्स और टाइप्स वाली जो बात है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक शोध। ठीक है, जैसे क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध की बात करते हैं। तो गुणात्मक शोध क्या होती है फ्रेंड्स, जहाँ पे आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वर्ड्स में होती है, किस में होती है, शब्दों में होती है। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हम किसी की क्वालिटी को बयां करेंगे तो किस में करेंगे, शब्दों में बयां करेंगे, वर्ड्स में बयां करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और या फिर पिक्चर्स या इमेज होगी, पिक्चर्स या इमेज होगी, पिक्चर्स या इमेज होगी, ये सब क्वालिटेटिव की बात होती है, गुणात्मक की बात होती है। यानी कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, डाटाज होंगे, वो वर्ड्स में, शब्दों में या पिक्चर्स या इमेज में होंगे क्वालिटेटिव रिसर्च में। ये बेसिकली क्या होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्वालिटेटिव अनस्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, क्योंकि आप प्रॉपर एक रिजिड स्ट्रक्चर के साथ इसमें नहीं चल सकते, ये असंरचित होता है, इसका प्रॉपर संरचना नहीं होती है। कहने का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इन शब्दों को प्लीज़ याद रखना, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और जो भी क्वेश्चनियर बनेगा, है ना, तो आपको पता है अनस्ट्रक्चर्ड है तो क्वेश्चनियर कैसे बनेगा, ओपन एंडेड बनेगा। कैसा बनेगा, ओपन एंडेड बनेगा। ओपन एंडेड मतलब एक तरह से सब्जेक्टिव टाइप बनेगा, किसमें, क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में। और आपसे ये भी पूछ लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी रिसर्च है या किस तरह की स्टडी है वो क्वालिटेटिव है, इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पिछले कल वाले एग्जाम में, कल वाला मीन्स जो मैं बात कर रहा हूँ, जो 9 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी पूछा गया कि केस स्टडी क्या है। तो केस स्टडी एक स्पेसिफिक है, ठीक है, स्पेसिफिक होगा तो वो क्वालिटेटिव होगा। ऐसे ही इथिनोग्राफिक रिसर्च है, इथिनोग्राफिक यानी कि निर्जातीय शोध, इथिनोग्राफिक निर्जातीय शोध, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये भी क्या है, गुणात्मक शोध है। ठीक है, एक्शन रिसर्च, ये भी एक क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध है, एक्शन यानी कि क्रियात्मक शोध। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में आप बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास डाटा होंगे वो वर्ड्स में होंगे, पिक्चर्स, इमेज होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ओपन एंडेड होगा यानी कि सब्जेक्टिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आप किसी ऐसे बात आप देख ही लो ना, किसी की क्वालिटी के बारे में आप बखान करोगे तो कैसे करोगे, उसके गुणों का बखान शब्दों में ही करोगे। जैसे आप किसी से पूछोगे कि मुकेश गोयल कैसा है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, शब्दों में बयां कहेगा, यूँ तो नहीं कहेगा कि 2 किलो बुरा है, 4 किलो अच्छा है, 7 किलो ये है, वो ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, क्योंकि वो आपको वर्ड्स में बयां करेंगे, वहाँ पे आपके पास नंबर्स में डाटा नहीं होंगे। तो ये तो हो गया क्वालिटेटिव की बात होगी। अब अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, मात्रात्मक शोध के बारे में, क्वांटिटेटिव के बारे में बात करूं, मात्रात्मक शोध के बारे में बात करूं से मात्रात्मक शोध, तो इसका जस्ट जो बातें हमने पढ़ी थी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक में। जैसे यहाँ पे जो भी आपके पास डाटाज होंगे वो नंबर्स में होंगे, किस में होंगे, नंबर्स में होंगे यानी कि संख्या में होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, किस में होंगे, संख्या में। जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, हाइट है, वेट है, ये सब किस में होते हैं, नंबर्स में है। ये किसी चीज़ की क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताते हैं। ठीक है, और इसके अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगी, क्या होगी, स्ट्रक्चर्ड होगा। ये बात ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर्ड होगा यानी कि प्रॉपर ये संरचित होगा, इसकी प्रॉपर एक संरचना होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अगर स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर संरचित होगा, तो ये रिजिड होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, रिजिड होगा, एकदम मतलब कठोर होगा। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चनियर होगा वो क्लोज एंडेड होगा। क्या होगा, क्लोज एंडेड होगा। क्लोज एंडेड का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, क्या होगी, ऑब्जेक्टिविटी बनेगी। क्या बनेगी, ऑब्जेक्टिविटी बनेगी। जैसे 4 ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना होगा, उन ऑब्जेक्टिविटी से ही चीज़ों को यानी कि उसी से सिलेक्ट करना होगा। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, उन्हीं 4 में से आपको एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी है, क्लोज एंडेड है ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने क्वालिटेटिव के बारे में बात करी ना कि वो ओपन एंडेड है, कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी बोल सकता है, वो क्वालिटी की बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, जबकि ये क्लोज एंडेड है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है, रिजिड की बात करता है।
जिस तरह हमने क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक के बारे में बात की कि कौन कौन सी रिसर्च है, तो वैसे ही क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक में पूछा जा सकता है। मात्रात्मक में कुछ वेरिएबल्स होगा, कुछ रिलेशन बनाए जाएंगे इस तरह से। तो इसकी कौन कौन सी रिसर्च है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जिसको हम प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल या प्रयोगात्मक शोध कैसी है, वो क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। प्रयोगात्मक क्या है, मात्रात्मक है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी क्या है, मात्रात्मक है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी क्या है, मात्रात्मक है। ठीक है, तो जहाँ वेरिएबल्स के रिलेशन की बात हो, डाटा नंबर्स में हो, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, रिजिड हो, क्लोज एंडेड हो, वो सारा का सारा क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपकी इच्छा हो तो, कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो होती है, ऐतिहासिक शोध जो होती है, वो क्वालिटेटिव होती है या क्वांटिटेटिव होती है, ये बात मुझे आपको बतानी है, प्लीज़ बताना है। चलो आगे मैं कुछ और बातें करता हूँ, बड़ी शांति से चित्त को रिलैक्स करके सारी बातें सुनना है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं फंडामेंटल रिसर्च के बारे में, जो पूछी जाती है बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम मौलिक शोध भी कहते हैं। ठीक है ना, मौलिक शोध भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च बेसिकली क्या होती है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। तो आप याद रखना, जहाँ पे थ्योरी डेवलपमेंट की बात हो, जहाँ सिद्धांत के निर्माण की बात हो, थ्योरी डेवलपमेंट है ना, सिद्धांत के विकास की बात हो, तो वहाँ कौन सी रिसर्च होती है, जहाँ सिद्धांत के विकास की बात हो तो वहाँ रिसर्च होती है फंडामेंटल रिसर्च, है ना। सिद्धांत का जहाँ पे विकास होता है, थ्योरी का जहाँ डेवलपमेंट होता है, ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ अप्लाइड रिसर्च, तो अप्लाइड रिसर्च के नाम से ही आप समझ रहे होंगे, अप्लाइड एक तरह से मैं व्यवहारिक शोध भी कह सकता हूँ, इसको व्यवहारिक शोध भी कह सकता हूँ, अप्लाइड रिसर्च है ये। तो इसमें क्या है, ये प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च है। क्यों, जैसे फंडामेंटल रिसर्च तो क्या है, थ्योरिटिकल फॉर्म है, क्योंकि इसमें थ्योरी या सिद्धांत का विकास होता है। जबकि जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना फ्रेंड्स, जो अप्लाइड रिसर्च है, उसमें जिस सिद्धांत का आपने विकास किया है, जिस सिद्धांत को आपने डेवलप किया है, उसको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अप्लाई करते हो, तो तभी इसको बोला जाता है दिस इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ रिसर्च। तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म होगी, अरे हो गई ना, क्योंकि आप थ्योरी का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, प्रैक्टिकल फॉर्म हो गई ये अप्लाइड रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, और एक रिसर्च है उसका नाम है एक्शन रिसर्च। क्या, कौन सी रिसर्च है, एक्शन रिसर्च, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक शोध। ये जो क्रियात्मक शोध है, ये अप्लाइड रिसर्च का ही भाग है। जो अप्लाइड रिसर्च है उसी का भाग है क्रियात्मक शोध। और क्रियात्मक शोध होती है जब हम इमीडिएट सॉल्यूशन की बात करते हैं, कहते हैं ना एक्शन लो, एक्शन लो। और ये एक साइक्लिक रिसर्च है, एक चक्रीय शोध है। क्योंकि चक्रीय इसलिए, किसी चीज़ पे पहले प्लान बनाया जाता है, फिर उस पर एक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उस पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये एक साइकिल चलता है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, PAOR। ठीक है, ये चलता है। तो ये कौन सा रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है, जो अप्लाइड रिसर्च का भाग है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में हम बात करें, इसके बाद में हम बात करें हिस्टोरिकल रिसर्च की बात होती है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है कि किस तरह की है ये हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो है ऐतिहासिक शोध की बात करूं तो ऐतिहासिक शोध क्या होता है, जिसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, यानी कि पास्ट के डाटा को इकट्ठा करके क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करते हैं, वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। और इसमें कुछ बातें आपको ये याद रखनी है, इसमें दो प्रकार का क्रिटिसिज्म होता है, जो डीपली थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और एक होता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। क्या होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म और इंटरनल क्रिटिसिज्म, बाह्य क्रिटिसिज्म और आंतरिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक और होमवर्क यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी बार बताया है फ्रेंड्स, बाह्य और आंतरिक आपको बताना है। इसमें हायर लेवल का क्रिटिसिज्म कौन सा है, हायर लेवल का क्रिटिसिज्म कौन सा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये आपको मुझे बताना है। ये होती किस लिए, ये हमने बात कर ली, ये किस लिए होती है, ये फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए ये शोध होती है कि भविष्य में क्या हो सकता है। इसीलिए हम पास्ट के डाटा को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक रिसर्च बेसिकली हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हम बात करते हैं। एक्सपेरिमेंटल है ना,
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, यानी कि प्रयोगात्मक शोध के बारे में बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है आपको पता है, वेरिएबल्स के बीच रिलेशन बनाने की बात होती है, चरों के बीच रिलेशन बनता है एक्सपेरिमेंटल में, ठीक है। जैसे ये कम होगा ये ज़्यादा, इसमें वेरिएबल्स होते हैं जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र और डिपेंडेंट मतलब आश्रित, ये वेरिएबल्स होते हैं, आपने याद होगा आपको। तो और आपसे कई बार यूजीसी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेती है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कौन सा एक है जो कोज है और कौन सा इफेक्ट है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेती है। या फिर ऐसे पूछ लेती है कि किस में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस में हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, वो एक तरह से कोज होता है, क्या होता है, कारण होता है। आपको याद है वो बात, ये कारण होता है। जैसे ऐड और सेल की बात हम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट और सेल की, तो एडवर्टाइजमेंट हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कारण है किसका, सेल का, बिक्री का। तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट है, प्रभाव है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रभाव है, ये आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है फ्रेंड्स, और आगे भी पूछा जा सकता है। और आपको पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक शोध है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं आपसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में फ्रेंड्स। कौन सी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बारे में। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है फ्रेंड्स। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कोई भी इफेक्ट आ चुका है, कोई इम्पैक्ट आ चुका है, उस इम्पैक्ट के आने के बाद उसके कारण को ढूंढना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। जैसे मान लो कोई ये ह्यूमन बीइंग है और इस ह्यूमन बीइंग के मान लेते हैं कैंसर हो गया, कर्क रोग हो गया, तो इम्पैक्ट, इसको प्रभाव आ चुका है। अब ये कैंसर किस कारण से हुआ, इसके कोज को हम ढूंढें, तो वो कौन सी रिसर्च होगी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होगी। यानी कि इस चीज़ का कारण क्या है, व्हाट इज़ द कोज ऑफ कैंसर। अगर हम ये देखते हैं, मीन्स कोई चीज़ का इफेक्ट आ चुका है और उस इफेक्ट आने के बाद उसके कारण को ढूंढते हैं, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है। और आपको पता है एक्स पोस्ट फैक्टो या कार्योत्तर शोध भी बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, कार्योत्तर शोध भी बोलते हैं। कार्य हो चुका है, ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट आ चुका है, उसके बाद की जो शोध है कार्योत्तर शोध भी बोलते हैं इसको। एक्चुअली में आप जो खोज हुआ है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कारण तो हो चुका है। यानी कि किसी ने लड़ाई करवा दी है, तो उस कारण को तो चेंज नहीं कर सकते कि लड़ाई इनके कारण तो हो गई, लेकिन अब किसके कारण हुई उसी को हम ढूंढ सकते हैं। मीन्स कैंसर हो गया है, उस कारण को हम बदल नहीं सकते, बस उस कारण को ढूंढ सकते हैं, उस कारण का पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, आभासी प्रयोगात्मक शोध बोलते हैं। इसके पीछे ये कारण है फ्रेंड्स क्वासी एक्सपेरिमेंटल बोलने का, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल के अंदर हमने अभी पढ़ा है, आपने देखा था, एक्सपेरिमेंटल में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कोज होता है और कोज में हम चेंज कर सकते हैं, जबकि देखो यहाँ पे कोज में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेरिमेंटल की तरह है, क्योंकि वेरिएबल्स तो हैं लेकिन इसमें हम कोज वाले में चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए इसको क्वासी एक्सपेरिमेंटल या आभासी एक्सपेरिमेंटल के तौर पे या प्रयोगात्मक के तौर पे बोला जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। एक रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यानी कि अन्वेषणात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है फ्रेंड्स। अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है फ्रेंड्स जिसके अंदर हम किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को वेल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को भी ये है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, इसको अच्छे से परिभाषित करने के लिए जो शोध करते हैं वो कौन सी शोध है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। यानी कि वेल डिफाइन करने के लिए, किसको वेल डिफाइन करने के लिए, किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से परिभाषित करने के लिए जो रिसर्च है वो कौन सी रिसर्च है, वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च या अन्वेषणात्मक शोध है। इस बारे में आप ध्यान रखें, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं, एक रिसर्च आपने सुनी होगी फ्रेंड्स, दैट इज इथनोग्राफिक रिसर्च। कौन सी है, इथनोग्राफिक रिसर्च, है ना, निर्जातीय शोध। इथनोग्राफिक रिसर्च यानी कि निर्जातीय शोध। इथनोग्राफिक रिसर्च या निर्जातीय शोध वो होती है, ये आपको पता है, इथनोग्राफिक या निर्जातीय शोध एक क्वालिटेटिव, ये गुणात्मक शोध है,
क्योंकि इसमें किसी भी कल्चर को हम जानने की कोशिश करते हैं, किसी की संस्कृति को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक रिसर्चर है, ये एक शोध करता है और ये इन लोगों के कल्चर को जानने की कोशिश कर रहा है। ये एक लोगों का ग्रुप है, इन लोगों के कल्चर को जानने की कोशिश करता है। तो ये रिसर्चर इन लोगों के बीच आके रहता है और इनको अच्छे से सुनता है, ऑब्जर्व करता है और इस आधार पे इसके कल्चर को जानता है और शोध करता है। तो इस तरह की रिसर्च को कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च या निर्जातीय शोध। तो ये क्वालिटी का पता कर रहा है, तो इसलिए क्वालिटेटिव रिसर्च या गुणात्मक शोध हुई। और इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस रिसर्च में किस तरह के ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड किस तरह के क्वेश्चनियर होंगे, स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा, ये इथनोग्राफिक दे के पूछ लेते हैं। तो हमने बात की थी कि इथनोग्राफिक रिसर्च एक क्वालिटेटिव एक गुणात्मक शोध है, और जहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च होगी वहाँ आपको पता है अनस्ट्रक्चर्ड होगा, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा यानी कि असंरचित होगा, ठीक है, असंरचित होगा। और या फिर हम कह सकते हैं वो फ्लेक्सिबल होगा। ये सारे शब्द इसमें भी तो लागू होंगे। लचीलापन होगा यानी कि, है ना, लचीलापन होगा, है ना ये। और इसमें जो क्वेश्चनियर होगा, जो क्वेश्चन बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, ओपन एंडेड बनाएंगे। तो ये सारी बातें वो लागू हो जाती है जो क्वालिटेटिव पे लागू होगी। यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वालिटेटिव के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन वो इथनोग्राफी में लिख देते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना है, वो इसी के बारे में ही पूछ रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ इस बातों को ध्यान रखें। मतलब इसके गुण क्वालिटेटिव है, ये तो क्वालिटेटिव वाले गुण सारे लागू हो जाएंगे ना इसमें, तो ये बात होती है, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, एक रिसर्च है नैरेटिव रिसर्च। कौन सी रिसर्च है, नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, गुणात्मक शोध है। और आपको पता है नैरेटिव रिसर्च में एक तरह से स्टोरी की बात होती है ना, स्टोरी टेलिंग, यानी कि कहानियों के माध्यम से किसी के जीवन का एक तरह से वर्णन करना, तो नैरेटिव शोध होती है, स्टोरी टेलिंग। तो ये थोड़ा याद रखना, ये कीवर्ड्स ही होते हैं फ्रेंड्स जो आपको याद रखने हैं, है ना। बिल्कुल रिलैक्स हो गए, इन कीवर्ड्स को याद रख लोगे तो सारी रिसर्च समझ में आ जाती है कि अच्छा ये यहाँ है। फिर कनेक्टिविटी बन जाती है। और कनेक्टिविटी कब बनती है फ्रेंड्स, जब हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं, ना कि चीज़ों को रटते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप एग्ज़ाम में जाएं तो एकदम कंसेप्ट को ऐसा सोच के जाएं कि अच्छा ये कंसेप्ट्स हैं, ऐसे कंसेप्ट है, ये चीज़ इस तरह से कनेक्ट होती है, तभी बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है फ्रेंड्स। तो मेरी आप लोगों से मन से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जल्दबाजी में चीज़ें ना करें, चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स करें और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें कि अच्छा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसी है। क्योंकि कभी भी आप ये मत समझना कि कोई पेपर में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हो ना, तो कभी भी ये मत समझो फ्रेंड्स कि आपको डायरेक्ट एज इट इज चीज़ें दिखती है। ये बहुत कम चांसेज हैं कि आपको एज इट इज चीज़ें दिखेगी, ठीक है। आपको कंसेप्ट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है, ऐसे तो है नहीं। तो और कंसेप्ट कब समझ में आएंगे या फिर कंसेप्ट कब कनेक्ट कर पाएंगे, जब आपने चीज़ों को बेस से समझा है, चीज़ों का फंडामेंटल समझा है, तो ही चीज़ें हो सकती है। तो उसको समझने की आप पूरी की पूरी कोशिश करें, ठीक है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो फ्रेंड्स। चलो, नैरेटिव रिसर्च यानी कि स्टोरी टेलिंग के बारे में बात होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स केस स्टडी, है ना। जो केस स्टडी पूछा जाता है, केस स्टडी क्या होता है, एक पर्टिकुलर केस को यानी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। तो ये एक तरह से क्वालिटेटिव होगी, गुणात्मक होगी। क्वालिटेटिव हो गया, गुणात्मक हो गया, है ना, गुणात्मक हो गया। एक होता है सर्वे, है ना, सर्वे भी होता है, सर्वे रिसर्च भी होता है। सर्वे रिसर्च में एक तरह से सर्वेक्षणात्मक हो गया ये। तो यहाँ पे बेसिकली डाटाज नंबर्स में इकट्ठा किया जाता है बेसिकली। तो सर्वे वाला जो पोर्शन है वो क्वांटिटेटिव में हो जाता है, वो मात्रात्मक में हो जाता है। वो किस में हो जाता है, मात्रात्मक में हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि सर्वे में बेसिकली जो क्वेश्चनियर बनते हैं उसमें डाटाज नंबर जो डाटाज होते हैं वो नंबर्स में इकट्ठे किए जाते हैं। तो ये सर्वेक्षणात्मक शोध है, ये सर्वे रिसर्च है, इस बारे में आप ध्यान रखें। और ये मात्रात्मक है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें फ्रेंड्स, बेसिकली हम बात करते हैं प्राइमरी रिसर्च के बारे में और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में भी बात करते हैं। प्राइमरी रिसर्च यानी कि प्राथमिक शोध एंड सेकेंडरी रिसर्च, इसको साथ पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाता है। सेकेंडरी रिसर्च यानी कि द्वितीयक शोध। प्राइमरी या प्राथमिक रिसर्च वो होती है जिसमें हम प्राइमरी डाटा को यूज़ करते हैं।
कौन से डाटा को यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्राइमरी डाटा को यूज़ करते हैं, वो प्राइमरी रिसर्च होती है, वो प्राथमिक शोध होती है। प्राइमरी डाटा वो कौन से डाटा होते हैं, प्राथमिक डाटा वो डाटा होते हैं जो प्रेजेंट के डाटा होते हैं, जो प्रेजेंट के डाटा होते हैं, ठीक है ना। या तो रिसर्चर खुद जाके इकट्ठा करता है या फिर किसी कंपनी को हायर करता है, यानी कि प्रेजेंट के जो डाटा होते हैं वो एक तरह से प्राइमरी डाटा है, ठीक है। और सेकेंडरी डाटा जो पास्ट के डाटा होते हैं, किसी डॉक्यूमेंट से आप उठाते हो, ठीक है। अगर किसी रिसर्च में सेकेंडरी डाटा यूज़ हो रहे हैं तो वो कौन सी रिसर्च है, वो सेकेंडरी रिसर्च है। तो ये जो बेसिक बातें हमने रिसर्च के मेथड्स टाइप्स के बारे में बात की है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है, ठीक है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, इथिनोग्राफिक रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, नैरेटिव रिसर्च क्या है, प्राइमरी रिसर्च क्या है, सेकेंडरी रिसर्च क्या है। इनके बारे में अगर आप ध्यान बेसिकली पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि और बेसिकली आपको एक ब्रॉड टर्म जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव है वो कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा तो सारी चीज़ें आप बहुत ही आराम से कर पाओगे, ठीक है। और इसी में एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स, रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछता है, शोध की नैतिकता के बारे में एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिसर्च एथिक्स में से क्वेश्चन आता है, शोध नैतिकता से क्वेश्चन आता है, शोध नैतिकता से, यानी कि आप जो रिसर्च करते हो, आप शोध करते हो, उसमें एथिकल वैल्यूज़ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे ये पूछ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा देते हैं, लैंग्वेज को बदल देते हैं तो दिक्कत हो जाती है। रिसर्च एथिक्स शोध में नैतिकता का मतलब है कि जब हम शोध करें तो हमें किन किन चीज़ों का एक तरह से ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। यानी कि एक तो मोस्ट वल्नरेबल होती है। हालांकि एक बात और ध्यान रखना, रिसर्च एथिक्स ये पिछली बार 2021-22 में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कि शोध में नैतिकता हर स्टेप में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नैतिकता तो हर पूरा प्रोसेस में होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि इसमें छोड़ दोगे या ये यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होती है। पूरे हॉल प्रोसेस में रिसर्च एथिक्स की या एथिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है पूरे रिसर्च के प्रोसेस में। लेकिन कहीं पे मोस्ट वल्नरेबल होती है, कहीं पे लिस्ट होती है। मोस्ट वल्नरेबल का मतलब एक तरह से बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी पूरी शोध में, ठीक है। और कई जगह लिस्ट वल्नरेबल है, तो इस शब्दों को भी पढ़ लें आप। वैसे तो होल प्रोसेस में रिसर्च एथिक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल कहाँ होती है और लिस्ट वल्नरेबल कहाँ होती है, उन शब्दों को कुछ थोड़ा ध्यान से पढ़ लें। तो मैं बता देता हूँ कि मोस्ट वल्नरेबल कहाँ होती है, जो बाकी बच गए वहाँ पे आप ये मान लेना कि लिस्ट होगी, है ना। मैक्सिमम मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मोस्ट वल्नरेबल कहाँ होगी। जैसे एक होता है डाटा कलेक्शन, है ना, डाटा का संग्रह। डाटा का संग्रह आपको ठीक से करना है, डाटा का कलेक्शन, जो भी आपने डाटाज ले रहे हो उसको कलेक्शन सही से करें। उसके बाद डाटा का एनालिसिस, डाटा का एनालिसिस सही से करना है, डाटा का एनालिसिस ठीक से करना है, एनालिसिस ठीक करना है जो भी आपने कलेक्ट किया है। क्योंकि देखो डाटा कलेक्ट ही आप ख़राब कर दोगे तो सीधी सी बात, आपकी रिजल्ट्स तो बहुत ख़राब आने हैं। आप मान लो डाटा कलेक्ट आपने ठीक कर लिया और उनका जो एनालिसिस किया है ना, वो गलत कर दिया, उसका विश्लेषण जो किया है वो गलत कर दिया, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो डाटा का एनालिसिस ठीक करना है। उसके बाद में कलेक्शन एनालिसिस, उसके बाद रिपोर्टिंग जो आप करो वो भी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि रिपोर्टिंग आपने गलत कर दी तो भी गलत हो जाएगा सब कुछ। तो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करो वो भी आपको सही से प्रॉपरली करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, रिपोर्टिंग कर दी, उसके बाद आप किसी को हार्म नहीं पहुंचाना है पूरे प्रोसेस में। हार्म पहुंचाओगे, हार्म शब्द तो वैसे ही एक तरह से अनएथिकल है, तो हार्म तो आपको किसी को करना ही नहीं है, ठीक है। और जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, जो आप रिसर्च के दौरान सामान्यतः हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना बनाते हैं, उस अगर परिकल्पना को टेस्ट करना पड़े, और करना ही पड़ेगा जो आपने हाइपोथेसिस बनाई हो, तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात होती है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आपको बहुत ही अच्छे से एथिकल वैल्यूज़ को रखना है। ये भी मोस्ट वल्नरेबल में आता है, क्योंकि आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग गलत कर दी, आपने इसका मतलब सीधी सी बात है, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग गलत की है तो आपने मन मुताबिक रिजल्ट्स लाने की बात की है, तो वो भी गलत है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्ट वल्नरेबल हैं, ठीक है। जैसे किसी को बताना जिस पे रिसर्च हो रही है उसको लैक ऑफ कंसेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो हमें रिसर्च एप्टीट्यूड में याद रखनी है। और एक रिसर्च एप्टीट्यूड में एक टॉपिक है आपके, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, है ना।
रिसर्च यानी कि शोध के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। तो आपको पता है जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका एक बार ऐसे दो शब्दों का यूज़ किया 21-22 के पेपर में। एक जगह लिखा कि रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, या सॉरी, जब हम शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आईसीटी हमें मैंडेटरी है। तो आप ये बताइए, मैंडेटरी का मतलब आवश्यक है, आवश्यक का मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा या इसके बिना शोध नहीं होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं तो नहीं हूँ। मैंडेटरी शब्द बड़ा बड़ा भारी शब्द हो जाता है, मैंडेटरी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि जो आईसीटी है वो रिसर्च में हेल्प करती है, तो ये एक तरह से हेल्पिंग है। क्या है? हेल्पिंग है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो याद रखना उन शब्दों को, क्योंकि 2021-22 में पेपर हुआ, कुछ पेपरों में तो मैंडेटरी शब्द यूज किया, और बाहर आके कुछ स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, बताते हैं, तो वो कहते हैं आईसीटी वाला रिसर्च मैंडेटरी आया था और उसमें नो करना था। ठीक है, वो बच्चे ने, स्टूडेंट ने वो बात सुन ली और वो फिर आपके पेपर में जाएगा और हो सकता है वो क्वेश्चन दिखा और वो गदगद हो जाएगा, बड़ा खुश होएगा, अरे मेरा दोस्त कितना बढ़िया है, मुझे बताया था उसने और मैंने वो वीडियो भी देखा था, उसमें सर ने ही कहा था नो करना है, मैं तो नो करूँगा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो बात करते हैं वही आ जाता है, बड़ा मस्त है। और वो यूजीसी में पेपर सेटर बहुत समझदार हैं, उन्होंने मैंडेटरी की जगह हेल्पिंग कर दिया, और हेल्पिंग करते ही तो, और आपने नो कर दिया, तो नो नहीं करना था, हेल्पिंग तो है ही, वहाँ यस करना है। तो शब्दों को भी बहुत अच्छे से देखना है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि जो इस पेपर में शब्दों का यूज हुआ है वो उस पेपर में होगा, ऐसे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर सेट नहीं होते हैं ना। तो आप याद रखना, इन शब्दों को बहुत गौर से देखना है, प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है, और मैंने काफ़ी कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को बताने की, आपका एक रिवीजन हो गया होगा बढ़िया वाला। ठीक है, तो आप अपने चित्त को शांत रखें फ्रेंड्स, मन को रिलैक्स रखें, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें। एग्ज़ाम अच्छा होगा अगर तैयारी अच्छी की है तो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से बात हुई कि ये हो गया, वो हो गया। अब हम उन इश्यूज़ पे ना बात करके कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा उस पर कैसे रिएक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी पे भी पूरा फोकस रखें, चित्त को शांत रखें, अभी इन चीज़ों को थोड़ा ठीक से यूज कर लें। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आप आराम से चित्त को रिलैक्स करके, मन को शांत करके अपने पेपर की तैयारी पे पूरा का पूरा फोकस कर लें। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, इधर उधर की बातों में एक बार, मुझे लगता है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए कि अभी हमारे लिए क्या है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। कुछ इश्यूज आएंगे तो देखते हैं आगे क्या होता है, सब लोग क्या डिसीजंस होते हैं। तो लेकिन अभी हमें काम है वो तैयारी कर लो। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैं तो देखो, आप बाकी बहुत समझदार हैं, आप जो आपको करना है वो तो आप करोगे, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि अब आप मास्टर कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई दोराय नहीं है। लेकिन मैं एक आपको एडवाइस दे रहा हूँ बस, और वो हम दे ही देते हैं फ्री में, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ सर, सारे ही देते हैं, हमें तो आते हैं और एडवाइस दे के चले जाते हैं। नहीं, मैं आप लोगों को साथ हूँ जितना मुझसे बन पाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें, सब बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया होगा। टेंशन मत लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात की भी टेंशन लेके बैठ जाते हैं, जैसे तैयारी तो करी नहीं है, देखो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, उसकी मजबूरियां रही होगी, या फिर दिमाग भी कई बार होता है, या कई बार लगता है कि एग्ज़ाम जल्दी, या जैसे भी है, तैयारी नहीं की है, लेकिन रिजल्ट्स तो सबको जेआरएफ या नेट ही चाहिए ना। तो फिर उस टेंशन में आ जाता है वो कि यार मेरा होगा कि नहीं। देखो भी, अगर तैयारी नहीं की है तो बहुत कम चांसेस है कि तुक्का लग जाए, और उसमें फिर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आपने तैयारी नहीं की है तो नहीं की है, बात खत्म, आगे हो जाएगा सिलेक्शन है। ऐसा तो है नहीं कि जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। एग्ज़ाम हमारे लिए है कि हमारे लिए, हम एग्ज़ाम के लिए हैं, तो हमारे लिए एग्ज़ाम है, हो जाएगा। और जिसने तैयारी की है उसको भी टेंशन अगर हो रही है तो बिल्कुल स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो और उसका एग्ज़ाम लिया जाता है तो डर तो लगेगा ही, लेकिन वो डर इतना नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स कि हमारी परफॉर्मेंस पे, है ना, दिक्कत कर दे, हम एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, ऐसा ना हो। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट रखना है एग्ज़ाम में। जब आप बैठो तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो भी नहीं लेके आना है, प्रॉपर मैनेज्ड वे में रखना है, तो सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी। ये बहुत बड़ा खेल होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो प्लीज़ आप अच्छे से इन चीज़ों को करें और आप खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।